बीवी मायके में थी और पड़ोसन बहाने-बहाने से घर आ रही थी। उसको पता था कि मैं अकेला हूँ, फिर भी वो बार-बार क्यों चक्कर लगा रही थी। कायनात का दूधिया जिस्म मेरे जिस्म को पूरा गर्म कर देता था। मेरी बीवी नॉर्मल सादा शक्ल की थी, जबकि पड़ोसन को देखते ही बारिश का मौसम था। कभी एकदम बादल आ जाते और तेज बारिश शुरू हो जाती, तो कभी मौसम साफ हो जाता। ये भी एक ऐसी ही दोपहर थी। मैं अपने सहन में बैठा हुआ था। जुमे का दिन था, मेरी छुट्टी थी। मेरी बीवी भी मेरे पास ही बैठी सब्जी काट रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आवाज देकर पूछा कौन है, तो दरवाजा खोलकर हमारी पड़ोसन राफिया बाजी अंदर चली आई। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए सलाम किया और फिर वहीं बैठ गई। राफिया बाजी को हमारे मोहल्ले में आए कुछ टाइम हो गया था, इसलिए हमारी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। फिर बिल्कुल बराबर वाला घर होने की वजह से कभी वो कुछ पकाकर भेज देती, तो कभी मेरी बीवी कुछ पकाकर उनकी तरफ भिजवा देती। इसी तरह हमारे उनसे ताल्लुकात बढ़ते चले गए थे। एक दिन वो मुस्कुराते हुए मेरी बीवी से पूछ रही थी, क्या पका रही हो सोनिया, लगता है आज कुछ खास पक रहा है। मेरी बीवी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, दरअसल मायके जा रही हूँ, तो जाने से पहले काफी सारे खाने बनाकर फ्रीजर में रख देती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद उनको परेशानी ना हो। मेरी बीवी का मायका कराची में था। वो काफी अरसे बाद जाती थी, और जब भी जाती तो पूरे 1 महीने के लिए जाती, और उसकी यही कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना पकाकर फ्रीज कर दे। अभी वो सुबह से यही सब कामों में मसरूफ थी। मेरी बीवी की बात सुनकर अचानक ही बाजी के चेहरे का रंग उतर गया। वो आहिस्ते से सांस भरकर बैठ गई। उनकी इस गहरी सांस को मैंने और सोनिया दोनों ने ही महसूस किया था। सोनिया ने तो पूछ भी लिया, क्या बात है राफिया बाजी, लगता है मेरे मायके जाने की खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो राफिया बाजी कहने लगी, दरअसल एक बहुत खास काम से तो तुम्हारे पास आई थी, इसलिए तुम्हारे जाने का सुनकर थोड़ी बहुत परेशान हो गई हूँ। राफिया बाजी की ये बात सुनकर तो मैं भी उनकी तरफ मतवज्जा हो गया। सोनिया भी पूछने लगी, क्या बात है, अब बताएं तो सही। राफिया बाजी कहने लगी, दरअसल पेशावर में मेरे छोटे भाई को दिल का दौरा पड़ा है और मुझे अचानक ही वहां जाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि कायनात के इम्तिहानात चल रहे हैं, उसको साथ लेकर नहीं जा सकती, और अकेले घर में छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं बेचारी बेवा औरत अकेले क्या क्या देखूंगी। मेरे भाई का आखिरी वक्त चल रहा है। अगर मैं ना गई तो सारी जिंदगी खुद को कोसती रह जाऊंगी, और अगर कायनात को साथ लेगी तो उसके 10वीं के इम्तिहानात रह जाएंगे। तुम्हें तो पता है बोर्ड के पेपर है, बेचारी बच्ची का पूरा साल खराब होगा। मैंने सोचा था कि इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, रात तुम्हारे साथ गुजार लिया करेगी तो मुझे फिक्र नहीं होगी। लेकिन अब क्या करूं, तुम भी मायके जा रही हो। बाजी की बात सुनकर मैं और सोनिया दोनों ही सोच में पड़ गए। सोनिया कहने लगी कि मेरी तो छोटी बहन की शादी है, इसलिए मेरा जाना भी जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपकी वापसी तक रुक जाती। लेकिन आप फिक्र क्यों करती हैं, रहमान घर पर मौजूद है ना। अगर कायनात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो ये उसे ले जाकर दे दिया करेंगे। बराबर वाला ही तो घर है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और कायनात तो समझदार बच्ची है, अकेले डरती भी नहीं है। और उसको कह दें कि घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके घर में रहा करे, और कोई परेशानी हो तो उनको फोन कर दें। बाजी सोच में पड़ गई, कहने लगी, बात तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता रात को कोई परेशानी हो तो। मैंने कहा, क्यों फिक्र करती हैं बाजी, मैं हूं ना, उससे कहना कि रहमान भाई को फोन कर दे, मैं देख लूंगा। मैंने भी उन्हें तसल्ली दी। राफिया बाजी का दिल मुतमईन हो गया, कहने लगी, चलो ये ठीक है, कायनात वाकई बहुत समझदार है। मैं उससे कह दूंगी कि खिड़कियां दरवाजे रात होते ही अच्छी तरह बंद कर लिया करे। फिर मेरी बीवी बाजी से कहने लगी, आप एक काम करिएगा, अपने जाने के बारे में किसी को ना बताइएगा, ना गली मोहल्ले में, ना कहीं पास पड़ोस में, क्योंकि इस तरह से सबको पता चल जाएगा कि कायनात घर में अकेली है। ऐसा ना हो कि कोई उसे परेशान करे। बेहतर यह है कि खामोशी से चली जाए। रहमान को पता है बस काफी है, वो खुद संभालेंगे। मेरी बीवी को मुझ पर बेइंतहा भरोसा था। वो आंख बंद करके मुझ पर यकीन करती थी, और अभी उसे पूरा भरोसा था कि मैं कायनात का ख्याल रख लूंगी और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बाजी को हमारी बात सुनकर अच्छी तरह तसल्ली हो गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे दुआएं दी और कहने लगी, बेटा तुम जैसे पड़ोसी हो तो इंसान की आधी मुश्किल वैसे ही हल हो जाती है। खुदा तुम्हें बहुत खुश रखे। मेरी शाम की ट्रेन है, मैं शाम को चली जाऊंगी। कायनात के पास तुम्हारा नंबर है, कोई तकलीफ हुई तो वो तुम्हें फोन कर लेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि सोनिया की ट्रेन भी शाम को ही है, मैं खुद आप लोगों को स्टेशन ले चलूंगा। कायनात को भी ले लीजिएगा, मेरे साथ ही वो वापस आ जाएगी। ये सुनकर बाजी बहुत खुश हो गई। फिर शाम के वक्त मैंने सोनिया का और बाजी दोनों का सामान उठाया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पहले सोनिया की ट्रेन थी, वो मुझे अल्लाह हाफिज कहती 1 महीने के लिए कराची के लिए चली गई, और फिर उसके 1 घंटे बाद बाजी की ट्रेन थी, वो भी पेशावर के लिए निकल गई।
और मैं और कायनात स्टेशन पर तन्हा रह गए। बादल पूरी तरह छा चुके थे। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। 400 अंधेरा छा गया था। मैंने कायनात को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और घर के लिए निकल पड़ा। कायनात 10वीं जमात में पढ़ती थी। 19 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा था। मैं उसे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। अक्सर वो हमारे घर भी आ जाया करती थी, इसलिए मेरी उससे काफी अच्छी बातचीत होती थी। यही सोचकर मैंने उसका ख्याल की हामी भर ली थी, लेकिन बादल जैसी जोर से करके वो एकदम घबराकर मेरी कमर से चिपक गई। कहने लगी, आहिस्ता बाइक चलाएगा। अब रहमान भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जोर से हंसा और कहा कि अगर आहिस्ता चलाऊंगा तो रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाएगी। ये कहकर मैंने एक बाइक की स्पीड को तेज किया। एक जोरदार झटके से कायनात आकर मेरी कमर से चिपक गई और मेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई। मैं एक जवान मर्द था। फितरी तौर पर मेरे दिल में जज्बात पैदा हो गए थे। ये कैसे मुमकिन था कि एक जवान लड़की मेरे बिल्कुल करीब थी और मेरा दिल धड़कना ना भूलता। मेरी सांसों में तूफान बर्पा हो गया था। मैंने बिना कुछ कहे गाड़ी को तेज स्पीड में ही भगाना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते घर पहुंचने तक मैं और कायनात पूरी तरह भीग गए। मैंने उसे उसके घर के दरवाजे पर छोड़ा तो वो बुरी तरह कपकपाने लगी। इतने में एकदम तेज बिजली कड़की तो वो फौरन ही मेरे करीब आ गई। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिजली बहुत जोर से कड़क रही है और पूरे मोहल्ले की बिजली भी चली गई है। अंधेरे घर में मैं अकेले कैसे अंदर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। वाकई अंधेरा तो बहुत शदीद हो गया था। बारिश की शिद्दत की वजह से शायद पूरी तरह ही बिजली बंद हो गई थी। मैंने उससे आहिस्तगी से कहा कि जब तक बिजली नहीं आती तुम मेरे घर रुक जाओ, तो मैं छत के रास्ते तुम्हारे घर भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ गई। मैंने मोटरसाइकिल अंदर की, कायनात को अपने साथ घर के अंदर करते हुए घर के दरवाजे बंद किए। उसे लेकर मैं अपने बेडरूम में चला गया और वहां चार्जिंग लाइट रोशन की तो मेरी नजर खुद ब खुद कायनात के खूबसूरत वजूद पर ठहर गई। बारिश से उसका सफेद रंग का लिबास पूरी तरह भीग चुका था। सर्दी की शिद्दत से वो थर थर कांप रही थी, क्योंकि अचानक की बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और मैं बस उसके आर पार होते वजूद को अपनी निगाहों के अंदर उतार रहा था। मैंने आज तक किसी को इतना खूबसूरत नहीं पाया था। वैसे तो मेरी बीवी भी काफी खूबसूरत है और प्यारी थी, लेकिन कायनात की बात ही अलग थी। उसकी जवानी अरूज पर थी। उसका गोरा चिट्टा वजूद और खूबसूरत हाथ पैर मुझे उसके जानिब मतवज्जा कर रहे थे। मैंने आहिस्तगी से उसके जानिब कदम बढ़ाए और पूछा, क्या बात है कायनात, तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? उसने हाँ में सर हिलाया और अपने बाजू से खुद को समेट लिया। मैंने मुस्कुराकर उसके मुंह पर उठती लटों को पीछे किया और उसके थड़थड़ाते लबों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। वो घबराई हुई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने प्यार से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे भाभी के कपड़े दे देता हूँ। तुम ये गीला लिबास तब्दील कर लो, फिर सारी सर्दी खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने सोने की अलमारी खोली तो मेरी नजर उसके नाइट ड्रेस पर पड़ गई। मैंने एक नजर पलटकर कायनात पर डाली और फिर शरारती अंदाज में वो नाइट ड्रेस उठाते हुए कायनात की जानिब बढ़ा दिया और उसकी जानिब वो लाल रंग की नाइटी बढ़ाई तो वो फटी फटी निगाहों से मेरी जानिब देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि उसके सारे कपड़े बहुत कढ़ाई वाले होते हैं, इसलिए रात के वक्त वो ऐसे ही कपड़े पहनती है ताकि सुकून से सो सके। अब तुम भी इतने कढ़ाई वाले कपड़े पहनोगी तो तुम्हें आराम कहाँ आएगा, इसलिए पहन लो। मैंने मायने खेज निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तो वो एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी जिसके आगे मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। और फिर कायनात ने कांपते हुए हाथों से वो लिबास पकड़ लिया और मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी कि आप दूसरे रूम में सोएंगे ना। उसके अंदाज में बहुत मासूमियत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि क्यों, मेरे सामने शर्म आती है। वो एकदम ही सर झुका गई। वो अभी कब आ रही थी, इतने में बिजली जोर से कड़की तो उसके हलक से चीख निकल गई। वो बहुत बुरी तरह खौफजदा हुई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया तो उसने तेजी से अपने बाजू से मेरी कमर को पकड़ लिया और थर थर कांपने लगी। उसका अंदाज बिल्कुल मासूम बच्चों जैसा था। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, जाओ लिबास तब्दील करके आओ, ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। वो जल्दी से मेरे हाथ से लिबास लेकर चली गई और जब कुछ देर बाद बाहर निकली उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने ऐसा हुस्न पहली बार देखा था। वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वाकई ही वो नीली पड़ रही थी। मैंने कहा, फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारी सर्दी भगा देता हूँ। ये कहकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा और फिर उसकी सर्दी दूर करने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए मेरी और
सोनिया की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन हम औलाद की खुशी से महरूम थे। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी हमारे घर औलाद की खुशी नहीं हो सकी थी। सबका यही कहना था कि अल्लाह की तरफ से देर है, हमें इंतजार करना होगा। और यूं ही इंतजार करते करते हम दोनों मियाँ बीवी ने 5 साल का अरसा गुजार दिया था। कभी कभी तो वो फूट फूट कर रोने लगती और इस बात पर खूब आंसू बहाती कि अब तक हमारी औलाद क्यों नहीं हो सकी। मैं ही उसका दिल बहलाता और समझाता कि जल्दी हमारी औलाद भी हो जाएगी। लेकिन फिर हमारी शादी को 7 साल भी खत्म होने लगा तो मेरे दिल में भी वसवसों ने जन्म ले लिया। मेरे घर वाले भी अक्सर मुझे फोन करके पूछते थे कि खुशखबरी कब सुनाओगे। दरअसल मेरे और सोनिया के घर वाले कराची में रहते थे। मेरी नौकरी इस शहर में थी, इसलिए मैं उसको अपने साथ लेकर आ गया था और हम दोनों ने मिलकर अपना खूबसूरत सा आशियाना यहाँ सजाया था। लेकिन औलाद की कमी ने इस आशियाने को बिल्कुल बेरौनक और सूना कर दिया था। कभी कभी तो घर का वीरान सहन बहुत ही काटने को दौड़ता था। सोनिया बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। उसने एक बीवी होने का हर फर्ज बखूबी निभाया था। मैंने भी हर पल उसका ख्याल रखा था, लेकिन औलाद की कमी ने कहीं ना कहीं हमारे दरमियान एक दूरी से पैदा कर दी थी। कभी कभी वो ये तक कह जाती कि आप दूसरी शादी कर ले ताकि कम से कम आपकी जिंदगी में तो बाहर आए। और मैं सोनिया को सीने से लगाकर कहता कि मुझे दूसरी शादी की जरूरत नहीं है, अगर औलाद होनी होगी तो तुमसे हो जाएगी। मेरी ये बात सुनकर वो खामोश हो जाती और हमारी जिंदगी की गाड़ी इसी तरह चल पड़ी। हमने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। फिर हमारे पड़ोस में राफिया बाजी और उनकी बेटी कायनात ने आकर बसेरा किया। ये किराए का घर था जिसे दोनों माँ बेटी ने किराए पर लिया था। उनका मोहल्ले में तो किसी से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। सोनिया से कायनात की बहुत दोस्ती हो गई थी। सोनिया एक साफ दिल की लड़की थी, इसलिए जब उसे मोहब्बत करने वाली कायनात का साथ मिला तो वो और भी घुल मिल गई। अपनी सारी बातें, घर के मसाइल और मेरी बातें भी वो कायनात से आसानी से शेयर किया करती थी। कभी कभी तो वो कायनात के सामने इस बात पर भी आंसू बहा लेती कि उसकी औलाद नहीं है। वो भी उसको तसल्ली देती थी। एक दो डॉक्टरों के पास तो बाजी भी उससे लेकर गई थी, लेकिन उनका भी वो जवाब था कि जब खुदा को मंजूर होगा। फिर मुझे ये सोचकर तसल्ली हो गई थी क्या मेरी सोने शहर में बिल्कुल तन्हा नहीं है, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में उसका दिल बहलाने के लिए कायनात और बाजी मौजूद है। मोहल्ले में तो उसका भी किसी से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन कायनात और राफिया बाजी से वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमारे घर जो भी पकता वो खुद उनके घर पहुंचा कर आती। वो जो भी बनाती हमारे घर ले आती। कभी कभी तो हम एक ही दस्तरखान पर खाना भी खा लिया करते थे। बाजी के शोहर का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो गया था। वो नौकरी करके गुजर बसर कर रही थी और कायनात को तालीम दिलवा रही थी। उनकी सादगी और पुरखुलूस नियत देखकर मैंने भी उन लोगों को दिल से अपना लिया, अपना समझ लिया था। और ऐसे ही हमने तकरीबन 10 महीने एक साथ गुजारे थे। इन 10 महीनों में हमारे ताल्लुकात इतने बढ़ गए थे कि लगता था जैसे हम एक ही खानदान के लोग हों। और फिर छोटी साली सोनिया की बहन की शादी का वक्त करीब आया तो मुझे दफ्तर से छुट्टियां ना मिल सकी। वैसे भी दूसरे शहर जाना था और वो भी 1 महीने के लिए। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं बारात से 1 दिन पहले आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। और उसके जाने का इंतजाम कर दिया था। इत्तेफाक से बाजी के भाई की तबीयत भी उन्हीं दिनों बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो पेशावर में रहते थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो बाजी के लिए जाना जरूरी हो गया। लेकिन कायनात की परेशानी की वजह से वो हमारी दहलीज पर आ गई और सोनिया ने कायनात को मेरी जिम्मेदारी पर रोक लिया। देखा जाए तो एक जवान खूबसूरत लड़की थी। मेरी बीवी को हरगिज भी मेरी जिम्मेदारी पर उससे नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हमारे दरमियान इस कदर भरोसा और इत्मीनान था कि सोनिया को एक लम्हे के लिए भी ये गुमान नहीं गुजरा था कि कायनात एक जवान लड़की है और मैं उसके लिए गैर मर्द हूँ। उसने बाखुशी बाजी को इस बात की तसल्ली दी थी कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं ख्याल रखूंगा, एक छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मर्द की नीयत कब खराब हो जाए पता नहीं चलता। खासकर नामहरम मर्द और औरत के बीच में तो शैतान बहुत जल्दी आ जाता है और मेरे साथ भी यही हुआ। उस रात जब बाजी और सोनिया दोनों ही चली गई और मैं कायनात को लेकर घर पहुंचा तो उसका भीगा वजूद और थड़थड़ाते कांपते लबों ने मेरे दिल की दुनिया को उथल पुथल करके मेरे ईमान को डगमगा गया और मेरे कदम खुद ब खुद उसके जाने बढ़ गए। उसकी चिट्टी रंगत और भरे भरे वजूद ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी। मैंने जानबूझकर उससे अपनी बीवी की नाइटी दी थी जिसे पहनकर वो हुस्न की मूरत लग रही थी। फिर जब वो सर्दी की वजह से और भी कांपने लगी तो मैंने खुद उससे अपने बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके वजूद को गरमाइश देनी चाहिए। लेकिन उसने फौरन ही मेरे लबों पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया और इनकार करते हुए कहने लगी कि ऐसा ना करे। उसकी आंखों में खौफ था, शायद वो समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है
उसके अंदाज देखकर मैंने आहिस्तगी से उसकी कमर के गिर्द अपनी बाजू हायल किए थे और मोहब्बत से कहा था, कायनात क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारी अम्मी नहीं आती तुम यहाँ मेरे घर में रह सकती हो। मैं नरमी से उसके होंठों पर अपनी उंगली फेर रहा था और वो दम बखुद सी मुझे देख रही थी। वो गुस्से में थी, उसके दिल को डगमगाने में भी देर नहीं लगी थी। मेरी मोहब्बत पाश अंदाज पर उसने खुद मुझे अपनी बाहों के हसार में लिया था और वो रात हम दोनों ने एक दूसरे के संग गुजारी थी। और जब सुबह मुझे होश आया और सूरज तलू हुआ था तो तब मेरा दिल मलामत करने लगा था कि ये मैं क्या कर गुजरा। मैंने न सिर्फ अपनी बीवी का इत्मीनान चूर चूर किया था बल्कि एक जवान कवारी लड़की के कवारेपन को भी छीन लिया था। मेरा दिल मुझे ही गालियां दे रहा था। पलटकर कायनात की जानिब देखा जो अंगड़ाई लेकर उठ बैठी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर मलामत ना थी ना शर्मिंदगी। मेरा दिल पूरी तरह डूब रहा था। मैं शर्मिंदगी से कायनात के पास गया और कहा कि मुझे माफ कर दो। शायद मैं अपना होश खो बैठा था। कायनात ने मेरी तरफ देखा और मेरे सीने पर सर टिकाकर कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ मैं अब शादी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहा कि यह मुमकिन नहीं है। मैं सोनिया से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बीवी है। रात मुझ पर शैतान गालिब हो गया था। मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, वो एक बांझ औरत है जिसने आपको औलाद तक नहीं दी, उसके साथ क्या जिंदगी गुजारेंगे। वो तो आपको कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये खुशी दे सकती हूँ। कायनात की बात सुनकर मैं दंग रह गया। ये तो वो मासूम लड़की लग ही नहीं रही थी जो हमारे घर जो रात मुझसे घबरा कर पीछे हट रही थी। ये कायनात तो बहुत ही पूरी तमाद थी जो मेरे मुंह पर मेरी बीवी को बांझ कह रही थी। मैं हैरत से उसे देखने लगा तो वो खुद ही मेरे और भी नजदीक आ गई। कहने लगी, अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं उसको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है, बल्कि सारे मोहल्ले को चीख चीख कर बताऊंगी कि आपने किस तरह मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। आपको मुझसे शादी करनी होगी। कायनात की बात सुनकर मैं बस फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही वो सारा दिन मेरे घर पर मेरे पास ही रही थी। बारिश रुक चुकी थी। मैंने कायनात से कहा, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो ना मानी। कहने लगी, आपने तो कहा था कि जब तक आपकी बीवी नहीं आती मैं यही रहूंगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर अगली रात वो खुद ही मेरे करीब चलकर मेरे बाजू में सिमट गई। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वो ना मानी। उसके अंदाज में कोई ना झिझक थी ना कोई शर्मो हया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कब से इसी वक्त का ही इंतजार करी और फिर उसने सारी रात मेरे साथ ही गुजारी और मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल करने लगी। तो मैं हवास बाख्ता ही हो गया था। मेरी गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए। मैं जब भी उसे कहता कि अपने घर जाओ तो वो मुझे धमकी देती कि वो खूब शोर मचाएगी, मोहल्ले में मुझे बदनाम करेगी। मेरी तो समझ ना आ रहा था मैं क्या करूं। और फिर बाजी वापस आ गई। वापस आते ही कायनात ने रो रो कर उन्हें बताया कि मैंने उसके साथ क्या कुछ कर दिया है। ये सुनकर बाजी ने तो मेरा गिरबान ही पकड़ लिया। वो कहने लगे, अगर मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम पर इतबार किया था। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि इस रात मुझसे गलती हो गई थी और फिर जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी, लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे निकाह के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर मैं उनकी बात ना मानता तो वो मोहल्ले में मुझे बदनाम करती और साथ साथ मेरी बीवी को भी मेरी हकीकत बता देती। और फिर मैं उनके प्रेशर में आकर वो गलती कर बैठा जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैंने कायनात से निकाह कर लिया। निकाह में हक मैर के नाम पर उसने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए लिखवाए थे। मजबूरन मैंने लिख दिए थे और फिर मेरी बीवी शादी गुजार कर वापस आ गई थी। मैं तो शादी में भी ना जा सका था क्योंकि कायनात ने मुझे जाने ही नहीं दिया था। मैंने बहाना बना दिया था कि मेरी तबीयत खराब है और ये सुनते ही शादी खत्म होते ही वो वापस लौट आई थी। जब वो वापस लौटी और उसने कायनात को मेरे साथ मेरे घर में देखा तो हैरत से पूछने लगी, ये कायनात यहाँ क्या कर रही है। और फिर कायनात जो उसी के कपड़े पहनकर बंद सवर कर बैठी थी उसने बताया कि हम दोनों की शादी हो गई है। सोनिया की तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। उससे यकीन ही नहीं आया। वो नफरत और गुस्से के आलम में मुझे देखने लगी। मैं उसे सच्चाई बताना चाहता था लेकिन कुछ भी सुनने से पहले ही वो भी होश हो गई। और जब उसे होश आया तो हमें वो खबर मिली जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। वो हामला हो चुकी थी लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बताया कि किस तरह कायनात और बाजी ने मुझे ब्लैकमेल किया। गलती मेरी थी। गुनाह की तरफ पहला कदम मैंने ही बढ़ाया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हो गया था जो कुछ मैंने किया वो गलत है, मगर अब तो ये ढोल मेरे गले ही पड़ गया था। मेरी बीवी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा कि वो हमारी जिंदगी से चले जाएं, क्योंकि सोनिया मेरे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। कायनात और उसकी माँ बहुत ही चालाक लोग थे। कहने लगे, ठीक है, तलाक के साथ 2 लाख रुपए दे दो, हम चले जाएंगे। सोनिया ने अपना सारा सोने
सोने का जेवर निकाल कर उनके हवाले किया था और साथ ही मैंने कायनात को तलाक दे दी थी। 2 दिन बाद ही वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे। मैं अपनी बीवी के आगे बहुत शर्मिंदा था और ऐसे ही 2 महीने गुजर गए थे और फिर एक दिन मैंने उन दोनों माँ बेटी को एक दूसरे इलाके में देखा। मैंने अपने एक दोस्त के पास गया था और वहां जाकर मुझे पता चला कि ये दोनों मजबूर औरतें यहाँ रहने के लिए आई हुई है। बेटी 10वीं जमात में पढ़ती है और माँ को पिशावर जाना है क्योंकि उसके भाई को दिल का दौरा पड़ा है। मेरे दोस्त के घर उन दोनों माँ बेटी का खूब आना जाना था और वो अपनी बेटी को मेरे दोस्त के घर छोड़कर जाना चाहती थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे और मैंने बिना सोचे समझे सारा सच अपने दोस्त को बता दिया था, जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह गया था। और फिर उसने बताया था कि उसे भी वो लोग बिल्कुल इसी तरह घेरे थे। अपनी सादगी और मासूमियत से राफिया ने मेरे दोस्त और उसकी फैमिली को अपने जाल में फंसा लिया था। किसी न किसी तरह वो मेरे दोस्त मजबूर करके उससे भी निकाह पढ़वा कर 2 लाख रुपए वसूल कर ही लेते और उस वक्त मुझे पता चला था कि ये दोनों माँ बेटी का खेल था। उस रात मैंने कायनात को नहीं बल्कि कायनात ने मुझे फंसाया था। मैं बहका नहीं था बल्कि मुझे बहकने पर मजबूर किया गया था। गलती मुझसे जरूर हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं असल कसूरवार कायनात और बाजी थी। मैंने अपने दोस्त को उनसे दूर रहने का मशवरा दिया था और खुद अपने घर वापस आ गया था। मैंने सोनिया को लोगों की सच्चाई बता दी थी जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गई थी। मैं आज भी अपनी बीवी से शर्मिंदा हूँ, अपनी गुनाहों पर माफी का तलबगार हूँ, लेकिन कायनात और राफिया जैसी औरतें बहुत ही खतरनाक होती हैं। ऐसी औरतों से हमें बचकर रहना चाहिए।